एफएम रेडियो अम्बेडकर नगर सुन रहे हैं आप और शो की शुरुआत हुई है एक मुलाकात। देखिए, एक मुलाकात तो हो रही है, लेकिन क्या कुछ खास है आज इस स्टूडियो में सब बताएंगे। फिलहाल आज आपको एक पैकेट में दो धमाका मिलने वाला है। कैसे? मैं तो रहूंगा, साथ में रहेंगे आरजे आलोक। तो क्या कहना चाहेंगे? अ, एक मुलाकात शो जो कि शाम के 5 बजे चलता है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर। सर प्लीज अपना सर इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। हेलो, मैं आशुतोष सहाय पाठक, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज अम्बेडकर नगर आप लोगों के बीच में हूँ। और आज आप लोगों के सवालों को मैं लूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों का मैं उत्तर दे सकूँ और आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर। उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे जो सवाल हमारे पास आए हुई हैं वो भी सभी लोगों के क्लियर होंगे। उम्मीद तो यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हम पूछेंगे सर से और उसकी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। सुमित क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आज शो एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशनल होने वाला है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि इंफोटेनमेंट होने वाला है। हाँ, है ना? इन्फोटेनमेंट। तो अभी क्या कुछ सवाल सब तैयार है, हमारे पास दो दो पेज है ना। सारे सवाल करेंगे, सारे जवाब सर को देने भी पड़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल एंजॉय करिए वाला गाना, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। अच्छा सर, जाने से पहले आपको कोई फेवरेट गाना? फिलहाल छलांग मूवी का एक गीत आया हुआ है इस समय जी। ले ले चला। छलांग। अच्छा, ले छलांग। तो सर का ये फेवरेट वाला गाना सुनिए। मिलते हैं थोड़ी सी देर में, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदर 90.4 एफएम रेडियो अम्बेडकर नगर, सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। ऑल राइट, एक बार फिर से हाजिर है 90.4 एफएम रेडियो अम्बेडकर नगर और शो चल रहा है एक मुलाकात। आपका राब्ता तो हो गया, कौन है हमारे साथ, है ना। अभी राब्ता हमको कराएंगे जो सवाल हमारे पास हैं। तो सर शुरू करें क्या? बिल्कुल, शुरू करें आप। अच्छा सर, ये बताइए, ये एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इसकी गुत्थी क्या है? ये गुत्थी नहीं है, तो गुत्थी सुलझ चुकी है। ये हमारे अर्थव्यवस्था की नींव है। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे रोजगार की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना इस समय हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है और लोगों की आवश्यकता भी है। तो इसके लिए एमएसएमई लोगों को रोजगार लगाने के लिए साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराते हैं। जैसे सामान्य तौर पे लोगों के पास पूंजी की कमी होती है, तो विभाग लोगों को पूंजी उपलब्ध कराता है कि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी रोजगार कर सकते हैं। पूंजी के साथ साथ अगर उनके पास स्किल नहीं है तो हम स्किल भी उपलब्ध कराते हैं। स्किल और उसके बाद मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी अगर उनके पास कम है तो वो भी अवेलेबल कराते हैं। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए और रोजगार कराने के लिए जो भी संभव मदद होती है वो ये विभाग उपलब्ध कराता है। मैंने सर कहीं भी पढ़ा था थोड़ा सा अभी कि ये लोन प्रोवाइड कराती है, लोन बेसिकली हाँ, बेसिकली लोग इसको लोन से ही सोचते हैं। लोन तो इसका एक पार्ट है। लोन के अतिरिक्त भी ये बहुत सारे काम करता है। क्योंकि आपने लोन पे पूछा, तो ये लोगों को फाइनेंस भी अवेलेबल कराता है। जैसे कोई भी आप अगर रोजगार करना चाह रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आपने जैसे सामने हमने कि आपका ये रेडियो, आपने ये चैनल खोला, हो सकता है आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ी हो, या हो सकता है कोई आदमी कोई दूसरी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है। जैसे आप कोई डेयरी प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं या किसी अन्य प्रकार का किसी भी टाइप का रोजगार आप करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास फाइनेंस की कमी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी विभिन्न स्कीमों में। उसकी चर्चा अगर हम आगे कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्कीमें हैं, उस स्कीम में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे तो उनको उनकी आवश्यकता अनुसार जिसका जैसा प्रोजेक्ट है, कुछ लोगों को हो सकता है प्रोजेक्ट ₹1,00,000 का हो, कुछ लोगों को हो सकता है 25-50 लाख का हो, तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको लोन उपलब्ध कराया जाता है और वो लोन उपलब्ध करा के उनकी सहायता की जाती है कि वो अपना उद्योग लगा सके। लोन से ही अगर हम बात करें सर, तो ऑलरेडी लोन तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, बैंक तो कर रहे हैं। तो फिर ऐसा इसमें क्या खास है कि ये भी लोन दे रहा है, बैंक भी लोन दे रहा है, बात तो एक ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया और इसी की ज़रूरत है लोगों को जानने की। जो बैंक लोन उपलब्ध कराता है और जो विभाग लोन उपलब्ध कराता है उसमें अंतर क्या है। सिर्फ बैंक के पास आप कभी भी लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपको जो लोन देता है, एक तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है।
ये तो सेकेंडरी चीज हो गई। जो प्राइमरी चीज ये हो गई कि जैसे बैंक से आपने अगर 10 लाख रुपए लोन के लिए लिया तो आपको पूरा का पूरा 10 लाख रुपए बैंक को चुकाना होगा विद इंटरेस्ट। जी। विभाग के माध्यम से अगर आपको लोन जो दिलाया जाएगा वो भी बैंक ही देगा, लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी 25% से लेके 35% तक की सब्सिडी विभिन्न योजनाओं के अनुसार दी जाती है। तो मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूं कि सपोज कर लीजिए कि अगर आप 25% सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं और आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो 2.5 लाख रुपए उसमें 25% के हिसाब से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। अब आपका जो लोन 10 लाख का था 7 लाख का हो गया। इससे एक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, एक सपोर्ट हो गया कि जो आपको 10 लाख चुकाना पड़ता अब आपको 7.5 लाख ही चुकाना पड़ेगा। तो इससे एक आपका मॉरल बूस्ट होगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा और जो चीज़ें आपको हो सकता था कि 10 लाख चुकाने में आपको ज़्यादा आपका धन जाता वो आपका कम में हो जाएगा, मनोबल भी आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ये सब्सिडी का उसमें अंतर है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सब कुछ आपने बताया इसके बारे में। और मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि लोन जो है ये कितने प्रकार का है और कितने तक का लोन मिल सकता है, वो भी किस किस योजना के अंतर्गत? सबके अलग अलग सीमा तो होंगी कुछ। हाँ, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 स्कीमें इस समय रन कर रही हैं। जी। एक पीएमबीजीपी की स्कीम है, दूसरी एमवाईएसवाई है, तीसरी ओडीओपी है। पीएमबीजीपी जो हमारी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ये स्कीम आपको 25 लाख तक की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराती है और इसमें सब्सिडी की सीमा जो है 25% से लेके 35% तक की सब्सिडी है। शहर के लिए जो शहरी लोग हैं उनके लिए 25%, जो गांव के लिए हैं उनके लिए 35% की सीमा है और SC ST OBC के लिए ये 35% की सब्सिडी है। वो इसकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 25 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि अगर 25 लाख रुपए तक का कोई आप प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको 25 लाख रुपए की लोन दिया जाएगा, जिसमें आपको 25 से 35% की सब्सिडी दी जाएगी। अब सपोज कर लीजिए अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया तो 25% के हिसाब से लगभग 6.25 लाख रुपए आपकी सब्सिडी बनती है और 35% के हिसाब से करीब 8.25 लाख रुपए की सब्सिडी बनती है। तो एक मोटा मोटा आपको गवर्नमेंट की तरफ से 9 लाख रुपए की छूट, तो तत्काल आपको एक राहत मिलेगी, जिससे आपका जो इफेक्टिव लोन है 25 लाख से घट के कम हो जाएगा करीब। और दूसरी योजना के बारे में जैसे इसके अलावा इसी तर्ज पे हमारी दूसरी योजना है MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये भी विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए, उद्योग लगाने के लिए आपको ये दी जाती है। इसमें लोन प्रोवाइड कराया जाता है 25 लाख तक की, इसकी भी सीमा है और इसमें 25% फ्लैट सब्सिडी है। फ्लैट सब्सिडी का मतलब कि आप चाहे गांव में यूनिट लगाना चाह रहे हो, चाहे शहर में लगाना चाह रहे हो, चाहे किसी कैटेगरी के हो, जनरल हो, SC ST OBC, किसी से, सबके लिए जो है ये 25% की सब्सिडी इसमें है। इसमें और उसमें अंतर क्या है प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री में? जैसे प्रधानमंत्री की जो सीमा है उसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है, 18 के ऊपर जितने लोग हैं सारे लोग एलिजिबल हैं उसमें, और उसमें पढ़ाई की कोई बाधा नहीं है कि आपकी न्यूनतम योग्यता इतनी होनी चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, नाम से ही जैसा परिलक्षित हो रहा है, ये युवाओं के लिए स्कीम है। इसमें उम्र की सीमा 18 से 40 तक रखी गई है और 10 पास रखा गया है कि जो युवा 10 पास हो और उसकी उम्र सीमा 18 से 40 तक हो। तो जो 18 से 40 तक होते हैं वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कवर हो जाते हैं। और जो उससे ज़्यादा, जैसे कोई आदमी चाहता है 45 साल की उम्र में मैं रोजगार करना चाहता हूँ, अब उसके पास अगर कोई स्कीम नहीं है तो वो मुख्यमंत्री से नहीं कवर हो पा रहा है तो प्रधानमंत्री में कवर कर लिया जाता है। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तीसरी हमारी योजना है जो छूट रही, मैं ऐड करना चाहूँगा, एक जनपद एक उत्पाद योजना। ये बहुत ही बड़ी योजना है और ये पूरे प्रदेश स्तर पे इस समय हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी मदद की है इस योजना ने। ये इस योजना में प्रत्येक जनपद में जितने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, सब में एक एक विशिष्ट उत्पाद चयनित किए गए हैं। उसी के तहत हमारे अम्बेडकर नगर में जो हमारा विशिष्ट उत्पाद है वस्त्र उत्पाद, क्योंकि
यहाँ पे आप लोग पहले से जानते होंगे कि हमारे यहाँ टांडा जो है ये हब है बिल्कुल कपड़ों का। हाँ हाँ यहाँ पे बहुतायत में कपड़े बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो टांडा में टेक्सटाइल के लिए जनपद का चयन वस्त्र उत्पाद के लिए हुआ और वस्त्र उत्पाद में विभिन्न तरीके की योजनाएं गवर्नमेंट ने ले आई। जैसे जो पहली लोन की योजना जो है इसमें 25 लाख तक की सीमा से बढ़ा के इसको बढ़ाया गया आगे। जैसे अभी 2 स्कीमें मैंने बताया उसमें 25 लाख तक की ही सीमा, हाँ। लेकिन इसकी सीमा 25 लाख तक की है। ये विशिष्ट उत्पाद होने की वजह से इसमें आप 2 करोड़ तक 10 करोड़ तक भी लोन ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी की जो स्थिति है कि 25 लाख तक आपको 25% सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद आप 50 लाख तक जाते हैं तो सब्सिडी थोड़ा कम होकर 25% की जगह आपको 20% दी जाएगी। उसके बाद फिर 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 15% की सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी जैसे लोन की सीमा बढ़ती जाती है सब्सिडी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी इस स्कीम में आप करोड़ों रुपए लोन लेके अपना रोजगार कर सकते हैं। एक खासियत इस स्कीम की जो इसको और बेहतर बनाती है कि जो हमारी जो अन्य 2 स्कीमें थी उन स्कीमों में आपको सिर्फ उत्पादन और सेवा से संबंधित उद्योग के लिए ही रोजगार मिल सकता है। जैसे अब आपको समझना होगा कि उत्पादन और सेवा क्या है। जैसे ये आपका ये रेडियो जॉकी जो है ये सेवा का क्षेत्र है। हाँ। जैसे आप कपड़ा अगर बनाते हैं धागे से तो वो उत्पादन का क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर आप बना बनाया कपड़ा बेचते हैं केवल तो वो ट्रेडिंग हो गया, व्यापार हो गया, वो उत्पादन नहीं हुआ। तो जो पहली जो दोनों स्कीमें थी PMEGP और MISY, इसमें ये उत्पादन के लिए या सेवा क्षेत्र के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम की क्वालिटी ये है ये उत्पादन और सेवा क्षेत्र के साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में भी मीन्स ट्रेडिंग में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके और डायनेमिक बनाया गया है, इसके विजन्स खोले गए हैं। जैसे आप धागा बनाते हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप धागे से कपड़ा बनाते हैं तो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और आप कपड़ा बना बनाया किसी ने बनाया हुआ आप उसको खरीद के एक शॉप खोल के बेचना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये स्कीम इसको यही खासियत देती है। तो ये एक प्रकार से एक मॉल हो गया है जहाँ आप जाओ तो आपको आपकी पसंद की हर चीज मिल जाएगी। हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ एक इसकी सब्सिडी स्कीम है ODOP की ही कि आपको ODOP में आपको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ नहीं पता है, अभी आप यंग हैं और आपको पता चला कि जनपद का विशिष्ट उत्पाद वस्त्र उत्पाद है, आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी दिलाएगी कि आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप कपड़े बना सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्राइमरी स्टेज पे कुछ टूल किट भी दी जाएंगी। जैसे आपको सिलाई मशीन दी जाएगी कि सिलाई मशीन से आप कपड़ा सिल सकें। ये जो छोटे उद्यमी हैं या घर की महिलाएं हैं जो काम बड़ा काम नहीं कर सकती, छोटी पूंजी से काम करना चाह रही हैं, तो उनको प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और सिलाई मशीन भी दी जाएगी। अगर गृहिणी को सिलाई मशीन मिल गई, वो उसको सिलाई सिखा दिया गया तो वो जो घर पे बैठ के अपना जो है कुछ कपड़े बना के अपना मार्केट में दे सकती है। तो उसके एक जो है आसान रोजगार उसको घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, योजनाएं तो आपने कई सारी बताई, लेकिन इसमें आप अगर ये और क्लियर कर देते कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मेन ये होता है डॉक्यूमेंट्स, और क्या सब योजना के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब अलग अलग रहेंगे, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर देते तो और अच्छा रहता। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे ये हमारी ये जो योजना है इसमें किसी बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है कि जो किसी आदमी के पास अवेलेबल न होते हैं या इजीली अवेलेबल ना हो। बहुत आसान डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें। जैसे बेसिकली हर आदमी के पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड हो सकता है कुछ लोगों के पास ना हो तो वो भी इजीली बन जा रहा है आजकल। इसके साथ ही कुछ स्कीम में जैसे मैंने बताया कि उसमें हाई स्कूल पास की योग्यता है तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, जिस स्कीम में नहीं है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और विशिष्ट स्कीम हमारी जैसे PMEGP है, उसमें आपको जिस एरिया में आप अपनी यूनिट लगाना चाह रहे हैं वहाँ के एक पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होता है, उसका फॉर्मेट है, वो सब साइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी इन्हीं चीज़ों, जैसे बैंक में खाता आपका है तो उसका बैंक का पासबुक नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, खाता खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा तब पासबुक आप दे दें। ये छोटी छोटी चीज़ें, यही डॉक्यूमेंट्स इसमें
कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आप उपलब्ध ना कर पाए। तो अभी बहुत से सवाल हैं, सर से पूछेंगे। और सर अभी हैं क्योंकि इतने लंबे चौड़े सवाल हैं, आप जा भी नहीं सकते अभी। थोड़ी देर में लौटेंगे तो बात करेंगे, तब तक सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। एक बार फिर से स्वागत है आपका 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर, और शो चल रहा है एक मुलाकात। इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही है। तो इतना सर आपने बताया, तो ख्याल ये आया कि देखिए जैसे बैंक में हम जाते हैं लोन लेने, तो इतना सब प्रोसीजर होता है ना कि हमारा ख्याल ही नहीं जाता कि हम लोन लें। तो ये भी कहीं ना कहीं आ तो उधर ही रहा है। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे लोगों को इजीली कर सकते हैं, गेट इन इसमें कर सकते हैं इजीली? हाँ, जो आपने प्रश्न कहा थोड़ा वाजिब है, लेकिन इस पे और भी सारी चीज़ें जैसे विचार करने योग्य हैं। बैंक में जैसे आपने बताया, मुझे जो समझ आया कि आपका बेसिक ये था कि बैंकों से लोन इजीली हो नहीं पाते, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जिसके मैं साक्ष्य के रूप में ये बताना चाहूँगा कि इस बार हमारी गवर्नमेंट की जो ये तीनों स्कीमें हैं, इन तीनों स्कीमों में हम लोगों ने 100% लोगों को लाभान्वित कराया है। और लगभग इस वर्ष अभी अप्रैल से स्टार्ट मानते हैं सत्र को, जबकि इस बार कोरोना के दौर में आप मान के सकते हैं कि जुलाई से लगभग सत्र स्टार्ट हुआ, सारे काम स्टार्ट हुए। और हम लोगों ने इतने कम टाइम में, अभी आपका नवंबर एंड है लगभग, इतने कम टाइम में हम लोगों ने करीब सिर्फ इन्हीं 3 योजनाओं में लगभग 200 लोगों को लाभान्वित कराया है। तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं बैंक ने सपोर्ट किया है, तभी इतने लोग लाभान्वित हो पाए। जी बिल्कुल, नहीं तो बैंक लाभान्वित नहीं हो पाता। और ये भी एक खुशी की बात है कि ये तीनों स्कीमों की हम लोगों के जो लक्ष्य सरकार द्वारा दिया गया था, वो 100% लक्ष्य पूर्ण हो चुका है अभी ही, जबकि हम लोगों का सत्र अभी मार्च तक चलना है। और इतने कम समय में हम लोगों ने 100% लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। और बैंक की और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे जो अन्य विभाग चलाते हैं। जैसे इस बार एक पीएम स्वनिधि योजना चली है, जिसमें बहुत तेरे लोगों को और लाभ मिला है। ये एक छोटा लोन है, 10,000 रुपए का लोन जो लोगों को दिया गया, जो ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, इन लोगों को दिया गया। और लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को दिया गया ये लोन, बहुत लोगों को लाभान्वित किया गया। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस बार लोगों को लोन दिया गया, जो जिनकी यूनिट कोरोना की वजह से थोड़ी प्रभावित हुई थी, इन लोगों को भी लोन दिया गया। तो बैंकों ने यहाँ पे भी लोन दिया। तो ये हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि बैंक लोन नहीं देता है। अच्छा। अब जैसे थोड़ी सी बैंक लोन किनको नहीं करता है, वो चीज़ जानना भी जरूरी है कि जैसे लोन उनको नहीं हो पाता है, जैसे जो लोग कभी पहले बैंक से लोन लिए हों और लोन को चुकाए ही ना हो, तो वो डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो बैंक उनको लोन नहीं करेगा। लेकिन वो अब ये नहीं लोगों को बताएंगे कि हम लोन चुका नहीं पाए इसलिए बैंक हमको लोन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यही बताएंगे बैंक हमको लोन नहीं दे रहा है। तो ये समस्याएं आती हैं। और जिसकी जो भी एलिजिबल है, अगर उसके पास कोई कमी नहीं है, तो बहुतायत बैंक लोन कर देता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी के साथ है तो ही बैंक उनको लोन नहीं कर। जैसे किसी की सिविल ही खराब है, बैंक सिविल देखता है, तब वहां पे लोन बैंक नहीं करता है। डिफॉल्टर का क्लियर हो गया। सिविल बहुत लोगों को नहीं पता होता, सिविल होता क्या है, सिविल स्कोर होता क्या है, और खराब होने के बाद भी उनको नहीं पता चलता कि हमारा सिविल खराब हो गया है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि सिविल होता क्या है, और अगर खराब हो गया होगा तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, कोई है? बिल्कुल जो है सिविल उसी का जिसकी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री मतलब जैसे बैंक ने कभी, किसी आदमी ने कभी बैंक से लोन लिया होगा, उसी की सिविल पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, उसी का स्कोर होगा। जैसे जिसने कभी बैंक से लोन नहीं लिया, उसकी नो हिस्ट्री नो सिविल, मतलब वो न तो खराब सिविल है उसकी, न तो अच्छी है, उसको न्यूट्रल माना जाता है। अब जिस आदमी ने कभी बैंक के साथ कोई करस्पॉन्डेंस किया है, कोई लोन लिया है, तो अब उसकी सिविल उस पर डिपेंड करती है कि अगर लोन उसने लिया और समय से चुकाया, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि कोई जानबूझ के उसकी सिविल कम कर दे, नहीं कर सकता। न तो बैंकर कर सकता है, न तो कोई कर सकता है, न कोई उसकी सिविल बढ़ा सकता है कि हमारे फेवरेट हैं इनकी हम सिविल बढ़ा दें, वो भी नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। उनके खाते में जैसे वो टर्नओवर चलेगा, जिस हिसाब से वो लोन चुकाएंगे समय से किस्तों में, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक उनकी सिविल बनती चली जाएगी। अब जो आदमी समय से किस्त नहीं चुकाएगा, पता चला कि तारीख को किस्त चुकाना है, 2 महीने बाद चुका रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उनकी सिविल खराब होती चली जाती है।
और बेसिकली बैंक देखता है कि सिविल जिसकी अच्छी होती है उसको आराम से लोन कर देता है। ये क्रेडिट टाइप होता है ये, अच्छा। कि बैंक की नज़रों में उसकी क्रेडिट अच्छी मानी जाती है। हाँ। इस आदमी ने लोन लिया था और समय चुका दिया, हाँ। समय से चुका जी दिया। जी। अब ये कि किसी की सिविल खराब हो गई तो उसको अच्छा कैसे किया जाए। ये तो बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है ये हाँ, भी। ये अच्छा टॉपिक है। तो किसी की सिविल जैसे खराब हुई है वही प्रोसीजर उसको अच्छा करने का भी। जैसे पिछले 6 महीनों में आपने लोन नहीं समय से चुकाया, आपकी सिविल खराब हो गई। अब आप चाहते हैं अपनी सिविल अच्छी कर लें, तो वही प्रक्रिया आप अपनाइए कि अगले 6 महीने आप समय से किस्त अदा करते रहिए। जैसे ही आप समय से चुकाते रहेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी सिविल इम्प्रूव होती जाएगी, और जब आप पूरी किस्त समय से चुका लेंगे तो आपकी सिविल ठीक हो जाएगी। अच्छा, ओके। तो सिविल का सिस्टम ये है। अच्छा सर, ये जैसे एमएसएमई हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, इसके लिए कुछ ऑफिशियल साइट है जो पता कर सके, जो नहीं चाहता कि यार हम बैंक में चक्कर लगाएं और घर बैठे हमें सब जानकारी मिल जाए, तो वो पता कैसे कर सकते हैं लोग? तो हमारे विभाग की साइट है kviconline.gov.in। इस साइट पे जाके आप पीएमईजीपी के फॉर्म भर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इस साइट में फीड है पहले से। और जिस आदमी को नहीं जानकारी है कैसे ऑपरेट करना है, वो किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके ये सुविधाएं ले सकता है। दूसरी साइट है हमारी diupmsme.upsdc.gov.in। इस साइट पे हमारी जो 2 स्कीमें हैं, MYSY और ODOP, इस स्कीम के इस पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, कैसे फॉर्म फिल होना है, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और इस पोर्टल पे आप हमेशा लाइव अपनी स्टेटस दे सकता है कि किसी आदमी ने फॉर्म भर लिया तो अब क्या स्टेटस है उसका, कहाँ पे फाइल उसकी गई, क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो देख सकता है बिल्कुल इसमें, क्योंकि किस लेवल पे उसकी फाइल चल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी कहें कि सर मान लीजिए जैसे हम नहीं देखना चाहते, साइट पे नहीं जाना चाहते, और इजी यानी टोल फ्री नंबर, क्या नंबर भी है जिनसे हम कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, विभाग का नंबर है, आप विभाग के नंबर में बात कर सकते हैं। बैंक का नंबर है, जिस भी बैंक से कंसर्न बैंक है, अच्छा। उस बैंक से आप बात कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। अच्छा, ये सर ये बात चल रही है, तो जैसे आपने सब्सिडी का तो बता ही दिया, लेकिन लोन मतलब इंटरेस्ट रेट, अगर कॉमनली अगर आदमी से हम बात करें तो लोन वो यही पूछता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कितना होगा इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है किस बैंक से आप फाइनेंस कर रहे हैं। तो सारे बैंक के लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा पॉइंट में अंतर होता है। जैसे किसी का 7.5 है तो किसी का हो सकता है 7.75 हो, किसी का हो सकता है 7.25 हो। तो डिपेंड करता है कि किस बैंक से आप फाइनेंस करा रहे हैं, रहता सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। यानी बैंक टू बैंक ये इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा, कॉमन नहीं रहेगा। कॉमन। जी जी। अच्छा सर, बात तो सर बहुत सारी क्लियर लगभग हो ही गई हैं, लेकिन कुछ जो भी और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप हर योजना में हो सकता है कोई ना कोई क्वालिफिकेशन भी हो कि इस योजना के लिए या हमें अगर लोन चाहिए तो कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो जैसे क्या योजना के जो अगर लाभ हमें लेने हैं, तो जैसे 3 योजना आपने क्लियर किया, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद, तो क्या तीनों योजनाओं के लिए अलग अलग कोई क्वालिफिकेशन भी चाहिए? जैसे तीनों योजनाओं की अलग अलग कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जी, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो इन तीनों में से किसी योजना में फिट ना हो। हर आदमी किसी न किसी योजना में एलिजिबल हो जाएगा। कोई ऐसा हार्ड कोई इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि जो किसी योजना में ना आए। जैसे कोई आदमी अगर 40 के पार है तो वो प्रधानमंत्री में आ जाएगा जी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो प्रधानमंत्री में आ जाएगा या ओडीओपी में आ जाएगा जी, कोई कम एज का है वो मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो लगभग सारे लोगों को कवर करने के लिए योजनाएं हैं, तो कोई भी आदमी छूटा नहीं रहेगा कि जो किसी योजना में कवर ना हो पाए। अच्छा सर, सब्सिडी के बारे में जिक्र तो पहले भी हुआ है, और थोड़ा सा और हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे ये सब्सिडी हमें कब मिलती है, और ये योजना का जब हम हमें जैसे पास हो गया तो लोन भी क्लियर हो गया, तो ये सब्सिडी हमें कैसे प्रोवाइड होती है, हमें कैसे मिलती है? जैसे लोन आपका हो गया, आपके खाते में बैंक ने पैसा दे दिया जी, उसके बाद बैंक क्लेम करता है सब्सिडी विभाग से कि हमने इनको पैसा इनके खाते में दे दिया है, उनको सब्सिडी दी जाए। तो उसके बाद विभाग जो है
जो भी सब्सिडी अमाउंट होता है वो खाते में दे देता है, बैंक के खाते में। अब वो सब्सिडी जो लाभार्थी है और बैंक के खाते में लॉक रहती है। लॉक का सिस्टम ये है कि जैसे सब्सिडी उसको इसलिए नहीं दी जाती, जैसे कुछ लोग हो सकता है इसका दुरुपयोग कर लें, ये सब्सिडी दे दी गई और वो सब्सिडी निकाल के उसको यूटिलाइज कर लें या उसको कहीं और खर्च कर दें जी। तो वो सब्सिडी लॉक रहती है उसमें। मतलब लॉक का मतलब ये है कि जैसे 10 लाख लोन हुआ, जी। अब 2.5 लाख अगर उसको सब्सिडी मिल गई हाँ। तो उसका जो इफेक्टिव लोन हो गया वो 7.5 लाख हो गया। हाँ। मतलब कि जो बैंक उससे पहले 10 वसूलता, अब वो हमने बैंक को 2.5 दे दिया, अब बैंक को 7.5 ही उससे वसूलेगा और 7.5 पे ही इंटरेस्ट रेट जी। लगाएगा। ये मतलब तो वो clear सीधे हो गया। लाभार्थी को ऐसे नहीं दी जाती है कि लाभार्थी ले ले और जाके उसका कहीं और यूज कर ले। जी जी। उसके लोन को इफेक्टिव लोन कम हो जाता है उसका। तो समझ रहे होंगे, बात जी, क्लियर जी, हो गई जी। होगी। जी, जी। इफेक्टिव लोन उसका कम हो जाता है, उसके खाते में चली जाती है अच्छा। और उसकी यूनिट चलती रहती है। अगर वो यूनिट रेगुलर चला रहा है, जैसे हो सकता है कुछ लोग केवल सब्सिडी लेने के लिए हो सकता है लोन ले लें और 6 महीने बाद अपनी यूनिट बंद कर दें। तो इसको रोकने के लिए वो इसमें है कि 3 साल तक आपको यूनिट रन करनी ही करनी है। जी, जी। ये सीमा इसलिए रखी गई कि अगर कोई आदमी अगर 3 साल तक कोई यूनिट चला ले गया तो उसके बाद वो बंद नहीं करता है। उसको पता चल जाता है कि 3 साल में हमको बेनिफिट हो रहा है तो आगे रन करता ही करता जी, है। जी। अमूमन होता क्या है कि 2 महीने 3 महीने में आदमी सोचता है कि सब्सिडी मिल गई, चलो अब यूनिट बंद कर दें। तो इससे गवर्नमेंट का पर्पज फेल हो जाता है। जी। गवर्नमेंट का पर्पज सब्सिडी देना नहीं है, गवर्नमेंट का पर्पज है लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रोत्साहन राशि है। तो कोई आदमी प्रोत्साहन राशि लेके 2 महीने बाद उसने बंद कर दिया, उद्योग बंद कर दिया बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की मंशा जो है इसमें धराशायी हो जाती है। इसको बचाने के लिए उस सब्सिडी की सीमा रखी गई है कि 3 साल के अंदर अगर वो उद्योग बंद कर देता है तो सब्सिडी गवर्नमेंट वापस ले लेगी। अब सब्सिडी वापस ले लेगी तो उसको फिर 7.5 की बजाय फिर 10 लाख चुकाना पड़ेगा। तो अब उसको कंपलसरी हो जाएगा कि अब उसको उद्योग चलाना ही चलाना है। जब उद्योग चलाएगा तो उससे कई फायदे होंगे। एक तो उसकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ही होगी, वो कोई भी उद्योग लगाएगा तो 2, 4, 5, 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। इससे जो बेरोजगारी की समस्या वो भी दूर होगी और गवर्नमेंट की मंशा है कि लोग उद्योग लगाएं, उद्योग लगाने से जो है हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, वो भी हो जाएगा। जी। तो ये है सब्सिडी। डिफॉल्टर पे तो क्लियर हो गया है, लेकिन मान लीजिए सर मैं डिफॉल्टर हूँ, ठीक है, मैंने लोन लिया और मैंने पैसा नहीं दिया, लेकिन अब मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है बिजनेस करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डिफॉल्टर को क्लियर भी करना चाहता हूँ और एक तो लोन लेना चाहता हूँ, तब क्या प्रोसीजर मुझे अपनाना होगा इसके लिए? नहीं, जैसे डिफॉल्टर हैं आप, अभी आपने लोन चुकाया नहीं, आप चुका दीजिए। चुका देने के बाद 6 महीने लगभग 6 महीने के बाद आप इसको चुका देते हैं तो आपकी सिविल सही हो जाएगी। आप सही डिफॉल्टर की श्रेणी से हट जाएगी। अच्छा। डिफॉल्टर ऐसा नहीं है कि कोई वो ठप्पा लग गया कि आप आजीवन डिफॉल्टर हैं। बैंक आपको मौका देगा कि आप इसको चुकाएं। आप चुका के एक बार अच्छे श्रेणी में आ गए तो फिर से आपको बैंक लोन दे देगा। ओके। बहुत बार होता है ना सर कि हम अवगत नहीं होते हैं चीज़ों से, जो भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है, बहुत बार होता है, यही नहीं कि इसी से, तो उसके लिए भी कोई स्टेप्स उठाए आप लोगों ने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको अवेयर करें, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उसके लिए हम लोग रेगुलर कैंप लगाते हैं, ब्लॉक वाइज कैंप लगाते हैं। अभी कोरोना के दौर में जहाँ सभी लोग घरों में बैठे हुए थे, हम लोगों ने ब्लॉक में जाके कैंप लगाए और कैंप में हजारों लोग आए। हम लोगों ने कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उसको पालन करते हुए लोगों से 1 to 1 लोगों से बात किया, लोगों को प्रमोट किया। जो अन्य प्रदेशों से आए हुए थे यहाँ पे जिनका रोजगार चला गया था, उन लोगों के लिए हमने बहुत प्रयास किया और उन लोगों से बातचीत करके और लोगों को भरोसा दिलाया कि आपको यहीं पर रोजगार मिल सकता है और अपनी विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभान्वित भी कराया। बहुत उसी का ये नतीजा रहा कि जो योजनाएं मार्च में कंप्लीट होती थी लगभग, वो अभी नवंबर में ही पूरी 100% पूर्ण हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को लाभान्वित कराया गया। तो कैंपों के माध्यम से और आपके ये रेडियो के माध्यम से भी हमने पहले प्रचार कराया हुआ है। जो हमारे श्रोता होंगे उनको पता होगा कि इसमें भी हमारी योजनाओं के बारे में प्रचार चलता रहता है। जगह जगह हम लोग पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से भी प्रचार कराते रहते हैं। तो प्रचार के न्यूज़पेपर में भी हमेशा निकलता रहता है और वेबसाइट्स है ही हम लोगों की।
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 to 1 जोड़ने की कोशिश करें। और लेवल पे हमने पिछले साल उद्यम समागम कराया जिले में। अच्छा। उद्यम समागम में जिन लोगों को नहीं जानकारी हो पाती है उसका एक बृहद पैमाने पे आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग आए, लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। और अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने गोष्ठियाँ की, लोग आए। और अभी चूंकि महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा था, तो हम लोगों ने जगह जगह कैंप करके, सारे उद्योगों में कैंप करके एक तो महिला सशक्तिकरण के बारे में भी जागरूक किया गया। और सशक्तिकरण के साथ ही हम लोगों ने ये भी जोड़ा कि सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब आदमी आर्थिक रूप से समृद्ध हो। और आर्थिक रूप से समृद्ध तभी होगा जब वो कुछ न कुछ रोजगार करेगा। और कुछ रोजगार करने के लिए उसको उद्योग लगाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए हम उनको फाइनेंस करेंगे, उनको असिस्टेंट करेंगे। तो इससे भी लोगों में जागरूकता आई और लोग आगे बढ़े। मतलब एक कदम के साथ 10 कदम बढ़े हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, एक कदम के साथ 10 कदम। 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर सुन रहे हैं आप, और शो चल रहा है एक मुलाकात तो सर से चल ही रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है। लेकिन सर क्या है ना, रेडियो का थोड़ा सा क्या, बिना गाने के अधूरा रह जाता है रेडियो। अगर गाना नहीं तो मतलब रेडियो नहीं है। तो कुछ ऐसा आपका फेवरेट गाना जिसको हम लोगों को बताएं कि सर का है फेवरेट वाला? इसमें भाग मिल्खा भाग का गाना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो देखिए जल्दी जल्दी भागकर रेडियो ट्यून करिए। 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और सर का फेवरेट वाला है ना सर? रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और शो चल रहा है एक मुलाकात। और हमारे साथ हैं आशुतोष सहाय पाठक जी, डिप्यूटी कमिश्नर इंडस्ट्री अम्बेडकर नगर के हैं। और सर से बहुत सारी बातचीत तो हो रही है, और आप उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी जानकारियां एकत्रित कर लिए होंगे। लेकिन जानकारियां तो हम लोगों ने बहुत सारी एकत्रित कर लिया है, लेकिन साथ साथ हमारे पास कुछ जनता के सवाल आए हैं, और हम चाहते हैं कि सर उन सवालों का जवाब अपने तरीके से अपनी तरफ से लोगों को बताएं। तो अब बारी है जनता के सवालों की। हमारे पास जो पहला सवाल आया है वो है अविचल सिंह जी का, जो कि रहने वाले हैं ग्राम पोस्ट खेमापुर अंबेडकर नगर के। और वो सर जानना चाहते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद में अपने जनपद के लिए किस उत्पाद को चयनित किया गया है। अविचल जी, अगर आप सुन रहे होंगे, अभी मैंने इसके पहले ही बताया जैसे प्रारंभ में कि हम अपने जनपद में एक जनपद एक उत्पाद के तहत वस्त्र उत्पाद का चयन किया गया है। तो यहाँ पे चूँकि टांडा में काफ़ी काम होता है वस्त्र उत्पाद का, तो इसमें हमारा जनपद वस्त्र उत्पाद के लिए चयन किया गया है। जी सर। अच्छा सर, उस उत्पाद के उत्पादन के लिए विभाग द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है? वृहद बड़े पैमाने पर करने के लिए क्या करना आवश्यक है? इसमें जैसा कि नाम है एक जनपद एक उत्पाद, उसी के नाम से हमारी योजना भी चल रही है, एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसमें सब्सिडी दी जाती है लोन पे, और अपना उद्योग लगाने के लिए लोन की व्यवस्था है, जिसमें 25% की सब्सिडी मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी शो में। और अगर आप कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं कपड़े से संबंधित, जैसे धागा बनाना या धागे से कपड़ा बनाना, या कपड़े से हैंडमेड कपड़े बनाने, सिलाई करके बनाना, या फिर बने बनाए कपड़ों को आप अगर बेचना चाहते हैं शोरूम में, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा और आपकी हर संभव मदद की जाएगी जिससे आप अपना उद्योग लगा सकें। अच्छा सर, एक सवाल उन्हीं का और है, जैसे कि फर्म यदि उद्योग विभाग में पंजीकृत है तो उसका और क्या लाभ मिलता है? जैसे अगर फर्म उद्योग विभाग में पंजीकृत है, एक तो आपको जैसे बैंक से लोन लेने के लिए आपको पंजीकरण आवश्यक है, तभी आप गवर्नमेंट की स्कीम में आते हैं। पंजीकरण होता है तो आपको बैंक से लोन मिलता है। आप बिजली लेने जाएंगे, क्योंकि आप उद्योग के लिए बिजली लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। यहाँ ये आपको लाभ हो गया। और आपको लाभ है कि जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम ऐसी ले आती है जो अपने उद्योगों को दिया जाए, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को जो उद्योग जो लगा चुके हैं उनको कोरोना काल में कुछ बैंक की तरफ से उनकी सीसी बढ़ाई जा रही थी, लोगों को दिया जाए, तो आप पंजीकृत हैं तो आपको वहाँ भी लाभ मिला। तो पंजीकरण से ये होता है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में होते हैं कि आप उनके उद्यमी हैं। बिना पंजीकरण के आपकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं रह जाती है कि आप विभाग से जुड़े हुए हैं। तो पंजीकरण का ये बड़ा फ़ायदा रहता है कि आप हमेशा गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है
तो विभाग खुद आपसे संपर्क करता है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास जो अगला सवाल है वो विजय कुमार जी का है, जो मैसेज के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमारे पास 50 CHP का ट्रैक्टर है, हमें एक राइस मिल लेना है, तो क्या इसमें कुछ उद्योग विभाग से कोई योजना है जिसके अंतर्गत उन्हें कुछ लाभ मिल सके? हाँ बिल्कुल, हमारी 2 योजनाएं इस समय हैं आपके अनुसार। एक PMEGP, दूसरी MISY। इन दोनों स्कीमों में ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी उम्र 40 से कम होगी तो आप MISY के लिए एलिजिबल हैं, अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप PMEGP के लिए एलिजिबल हैं। इन दोनों योजनाओं में ही आप अपनी ऋण लेके अपनी राइस मिल स्थापित कर सकते हैं। और हमारे जनपद में कई सारे उद्यमी ऐसे हैं जो इस समय विभाग से ऋण लेके और अपनी राइस मिल बहुत अच्छे से चला रहे हैं और सक्सेसफुल भी हैं। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके विभाग द्वारा ये किसानों की मदद की जा रही है और वो राइस मिल चला रहे हैं, तो एक अच्छा उद्योग सेटअप तो हुआ ही है। तो सर, सवालों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे पास जो अगला सवाल जैसे आया हुआ है वो है विक्रम यादव जी की, जो रहने वाले हैं मिझौड़ा अंबेडकर नगर के। और वो जानना चाहते हैं कि जैसे कि वो एक दुकान खोलना चाहते हैं खाद एवं बीज भंडार का, तो उसके लिए भी क्या कोई योजना है जिसमें उनको लाभ मिल सके? जैसे खाद एवं बीज भंडार की आप दुकान खोलना चाहते हैं तो एज इट इज़ तो इन योजनाओं में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये आप सिर्फ इसमें कोई आप उत्पादन का कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाद और बीज लेके दुकान पे रख के बेचेंगे, तो इसमें आप ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, ना तो कोई उत्पादन है। लेकिन फिर भी अगर इस हमारी इन योजनाओं में आप कवर नहीं होते हैं, उसके बाद भी बैंक की योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको कवर किया जा सकता है और आप इससे ऋण लेके अपनी दुकान खोल सकते हैं बीज भंडार की। जी, इसमें कितने अमाउंट तक का सर लोन मिलता है मुद्रा योजना में? मुद्रा योजना में अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक की है और छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं आप। तो एक दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपए पर्याप्त है बीज भंडार खोलने के लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और कृषि विभाग की भी कुछ योजनाएं हैं जो जहां से आपको फाइनेंशियल सहायता मिल सकती है। तो अगर आप मुद्रा योजना में नहीं चाहते हैं तो कृषि विभाग से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क करके वहां से आप लाभ ले सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन भी वहीं से होगा बीज भंडार के लिए, और कृषि विभाग से रजिस्ट्रेशन होगा और आपको वहां से सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आप अपनी कृषि एवं बीज भंडार खोल सकें। जी अच्छा सर, आपने मुद्रा योजना के बारे में बताया, लेकिन क्या इसमें भी सब्सिडी मिलती है जैसे कि बाकी और योजनाओं में मिलती है? मुद्रा योजना में सब्सिडी नहीं है, गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है, लेकिन इस साल हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव साहब ने और श्री नवनीत सहगल जी द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि अगर आप मुद्रा योजना में लाभान्वित हैं और आप हमारी इन तीनों योजनाओं में से किसी योजना की शर्त अगर पूरी करते हैं तो आप वो सब्सिडाइज करने का निर्णय हमारे अपर मुख्य सचिव साहब श्री नवनीत सहगल जी ने लिया है। तो ये पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ अगर आप इन्हीं योजनाओं में एलिजिबल हैं तभी आपको सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन इस बार से अगर आप स्टार्टअप में आपने लोन लिया हो या स्टैंडअप में आपने लोन लिया हो या किसी भी योजना में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपने लोन लिया हुआ है और आप हमारी इन योजनाओं की शर्तों को भी पूरा करते हैं, जैसे मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा कि इन योजनाओं की शर्तों को पूरा करने का क्या मतलब है कि जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इतनी वास्ट योजना है कि आप इसमें दुकान खोलने के लिए भी लोन ले सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए भी लोन ले सकते हैं, और आप उत्पादन के लिए भी ले सकते हैं, उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले सकते हैं, और आप सर्विस के लिए भी ले सकते हैं। तो इन तीनों योजनाओं में आपने लोन लिया है, तो अब आप सपोज करिए कि आपने लोन लिया है व्यापार के लिए मुद्रा योजना में लोन, तब आप हमारी स्कीम में कवर नहीं होंगे, मीन्स MISY PMEGP में कवर नहीं होंगे। लेकिन आपने मुद्रा योजना में कपड़े के व्यापार के लिए लोन लिया है तब आप हमारी ODOP स्कीम में कवर हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर उत्पादन के लिए लोन लिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, तब आप हमारी जिस योजना में आप एलिजिबल होंगे उस योजना में आपको कवर करके आपको सब्सिडी की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास सवाल तो सर बहुत सारे आए हैं, लेकिन हमने कुछ सवालों को ही सिलेक्ट किया है, जैसे कि सवाल तो लगभग मैचिंग से,
थे और इसलिए हमने उसमें से फिल्टर कर लिया है। तो मेन सवाल हमारे पास जो और अगला सवाल आया है वो है अमित मौर्य जी की, जो जानना चाहते हैं कि आपका जो ऑफिस कहाँ पर है और वर्किंग टाइम क्या है, जहाँ से वो आ करके सारी जानकारी एकत्रित कर लें आपसे मिल करके, या फिर जो भी आपके स्टाफ में उन लोगों से अच्छे से थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारी ऑफिस अगर अगर आप अकबरपुर कभी आए होंगे तो ये बसखारी रोड पे ऑफिस है, बिल्कुल जी। कोतवाली से थोड़ा पहले। और बिल्कुल जितनी सारी ऑफिसेज हैं यहाँ पे, अगर आप पटेल नगर तिराहे से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मेरी ऑफिस है, कार्यालय डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री अम्बेडकर नगर। इसके बाद जीएसटी भवन है, इसके बाद सर्किट हाउस है जी। फिर आरटीओ ऑफिस है। मतलब सारी ऑफिसेज बिल्कुल लगी हुई हैं। तो आप किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से 5 के बीच कभी भी आके अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं, उसका निदान ले सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहें वो ले सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी वहाँ पे। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और सर अगला सवाल हमारे पास जो आया है वो तो सुल्तानपुर से है, सौरभ कुमार जी की, जो रहने वाले हैं जयसिंहपुर के। लेकिन सुल्तानपुर के हों या फिर अंबेडकर नगर के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल का जवाब तो उन्हें मिल ही सकता है। तो उनका सवाल ये है कि उन्होंने एक बार लोन के लिए अप्लाई किया था उद्योग विभाग से, ठीक है, लेकिन उनका लोन, जैसे उनको लोन मिला नहीं, रिजेक्ट हो गया। तो वो जानना चाहते हैं कि रिजेक्शन के कौन कौन से बड़े कारण होते हैं। सौरभ जी, हाँ। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजेक्शन के कारण जो मोटे मोटे कारण हैं, एक तो जैसे आपने आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपने लगाई होगी वो फिजिबल नहीं होगी। फिजिबल मीन्स कि हमारी स्कीमों में कवर नहीं करती रही होगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ई रिक्शा लेने के लिए किसी स्कीम में अप्लाई किए होंगे तब आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ई रिक्शा चलाना, या सपोज कर लीजिए कि आप ट्रेवल एजेंसी चलाने के लिए गाड़ी लेना चाह रहे होंगे, तो इस टाइप की स्कीमें ये तो न तो उत्पादन में आती हैं, न तो सर इसमें आती हैं आपकी सर्विस में। सर्विस का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सर्विसिंग है, लेकिन ये उस टाइप की सर्विसिंग नहीं है। सर्विसिंग जैसे अगर आप मोटर मैकेनिक हैं, गाड़ी रिपेयर करते हैं तो ये सर्विसिंग है। जी। लेकिन आप गाड़ी खरीद के सिर्फ चलवाना चाहते हैं ट्रेवल एजेंसी, तो ये सर्विस नहीं मानी जाती। जी। तो ये थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा कि आपकी ये एक विभाग से रिजेक्ट होने का ये कारण है। और कारण हो सकता है जैसे आपका सिविल स्कोर खराब हो, या ये हो सकता है कि आप समय पे विभाग में आपने संपर्क न किया हो, काफ़ी टाइम बीत गया हो और आपने डॉक्यूमेंट्स न पूरे किए हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से फाइल आपकी रिजेक्ट हो। अगर आप लगातार संपर्क में हैं और सही आदमी हैं, उद्योग करने के प्रति जागरूक हैं, लगाना चाहते हैं, तो विभाग से और बैंक से आपकी हर संभव मदद की जाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 FM सुनते रहो, गुनगुनाते रहो।